चलिए स्टार्ट करते हैं फुल केमिस्ट्री फास्ट रिवीजन प्रैक्टिस सेट थर्ड। और यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलते रहें। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन है। और मल्टीपल चॉइस में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डायमंड इज। आपको बताना है, आपको जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में से डायमंड के लिए कौन सा सही है, हीरे के लिए कौन सा सही है। तो हीरा आपको बताना है क्या ये ठोस होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हीरा सैसनिक ठोस होता है, हीरा आयनिक ठोस होता है या हीरा कांच होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि हीरा एक कोवैलेंट सॉलिड होता है, सहज संयोजक ठोस होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा हिंट देखना है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड ये टू टाइप्स के होते हैं सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और दूसरे अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। तो फिर से क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वो आपके सामने इधर है। एक आयनिक क्रिस्टल, सेकंड कोवैलेंट क्रिस्टल, तीसरा मेटालिक क्रिस्टल और चौथा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। आपको ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए इनके सब आपको याद करने हैं। आयनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल हैं, कोवैलेंट क्रिस्टल के एग्जाम्पल हैं, मेटालिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल हैं और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के एग्जाम्पल हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपसे पूछा गया है डायमंड के बारे में कि डायमंड इज तो डायमंड यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो कोवैलेंट क्रिस्टल का एग्जाम्पल है। इसी तरह से आपसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कैसे, जैसे NaCl किस टाइप का क्रिस्टल है तो आयनिक क्रिस्टल हो जाएगा, SiC किस टाइप का क्रिस्टल है कोवैलेंट क्रिस्टल हो जाएगा, सॉलिड CO2 किस टाइप का क्रिस्टल है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हो जाएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन और इसमें अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको ये भी आपको याद रखना है कि डायमंड अकेला ही यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे आपको याद करना है। तो यहाँ पर डायमंड के लिए क्वेश्चन कौन सा सही हो गया था, आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल ऑफ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में आपको नंबर ऑफ एटम्स बताना है पर यूनिट सेल में, मतलब फलक केंद्रित घनी सेल की इकाई सेल में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी होती है। आंसर होता है डी 4 आंसर। मतलब आपका याद रखना है इसके 4 परमाणु होते हैं, घन फलक केंद्रित घनी सेल की इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और आपको याद रखना है यदि आपसे पूछा जाता है सिंपल क्यूबिक सेल सरल घनी सेल की प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या पूछी जाती है तो 1, अंतर केंद्रित घनी सेल की प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या पूछी जाती है तो 2 और फलक केंद्रित घनी सेल की प्रति यूनिट सेल में परमाणु संख्या पूछी जाती है तो 4। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड के लिए पूछा गया है, तो फेस सेंटर्ड के लिए आंसर क्या हो गया 4 डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिनेबार इज। आपको बताना है सिनेबार क्या है इन चारों में से, HGS है या PBS है या AgCl है या जिंक सल्फाइड है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है सिनेबार HGS को सिनेबार कहते हैं, जो मरकरी सल्फाइड होता है उसे सिनेबार कहते हैं, मरकरी सल्फाइड को सिनेबार कहते हैं। इसी तरह से आपको याद रखना है जो लेड सल्फाइड होता है, लेड सल्फाइड इसको गैलेना कहते हैं, गैलेना मरकरी सल्फाइड को गैलेना कहते हैं। और AgCl सिल्वर क्लोराइड है, इसको हॉर्न सिल्वर कहते हैं, हॉर्न सिल्वर, इसको हॉर्न सिल्वर कहेंगे, याद रखना हॉर्न सिल्वर। और जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड कहते हैं, जिंक ब्लेंड। तो ये भी आपको तीनों क्वेश्चन याद रखना है। इस तरह से आपका जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेंड, AgCl हॉर्न सिल्वर और लेड सल्फाइड जो है गैलेना कहलाता है, गैलेना। क्वेश्चन नंबर 4, विच हाइड्राइड इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। आपको बताना है इन 4 हाइड्राइड आपको दिए गए हैं, HF, HCl, HBr, HI। इनमें से कौन सा हाइड्राइड है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है HF एक ऐसा हाइड्राइड है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ये जब भी हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वो सभी लिक्विड स्टेट में रहते हैं। तो यहाँ पर ओनली HF एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए ये अकेला लिक्विड स्टेट में रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इनर्ट गैस इज मोर रिएक्टिव। कौन सी इनर्ट गैस है जो कि मोर रिएक्टिव होती है, कौन सी अक्रिय गैस है जो सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। तो आपको याद रखना है ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनको नोबल गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। नोबल गैस कह सकते हो या फिर उनको इनर्ट गैस भी कह सकते हो, इनर्ट गैस या नोबल गैस कहते हैं। बट आपको याद रखना कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और एडॉन, ये 18 ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं। इनमें से आपको याद रखना है जीनॉन
अकेला एक ऐसा एलिमेंट्स है जो मोर रिएक्टिव होता है, और मोर रिएक्टिव होने की वजह से ध्यान रखना ये अपने कंपाउंड बनाता है, फ्लोरीन के साथ भी अपने कंपाउंड बना लेता है और ऑक्सीजन के साथ भी अपने कंपाउंड बनाता है, मतलब अधिक सक्रिय होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो जीनोन अकेला एक ऐसा एलिमेंट्स है जो कि मोर सक्रिय होता है, अधिक सक्रिय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा, जीनोन। एक पॉइंट और याद रखना है, इसमें इनर्ट गैस में हीलियम अकेला एक ऐसा एलिमेंट्स है जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। हीलियम अकेला एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, बाकी सभी एलिमेंट्स ऐसे जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। रेडॉन एक ओनली ऐसी नोबल गैसेस है जो रेडियो एक्टिव होती है, ये भी आपको याद रखना है। रेडॉन एक अकेली ऐसी नोबल गैसेस है जो कैसी होती है? रेडियो एक्टिव होती है। ऑर्गन का उपयोग, ऑर्गन जो नोबल गैसेस है इसका यूज अपन इलेक्ट्रिक बल्ब में करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बट आपका जो आप आंसर हो गया इनर्ट गैस अधिक सक्रिय कौन सी होती है, तो उसका आंसर क्या हो गया? जीनोन। जीनोन आंसर हो गया है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है विच नोबल गैस डज नॉट हैव ऑक्टेट कंप्लीट। अभी मैंने आपको बताया था, पहले तो आपको नोबल गैसेस मालूम होना चाहिए। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं क्या कहते हैं? नोबल गैस कहते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नोबल गैस कहते हैं। इनको इनर्ट गैसें भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं। इनमें से आपको याद रखना है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये 18 ग्रुप्स के सारे एलिमेंट्स हैं। इनमें से हीलियम ओनली अकेला ऐसा एलिमेंट्स है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा, हीलियम। हीलियम आंसर होगा, हीलियम। हीलियम एक ऐसा एलिमेंट्स है जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता है। बाकी मैंने और आपको क्वेश्चन बताए थे, ऑर्गन को इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल किया जाता है, जीनॉन अधिक सक्रिय होती है, मोर रिएक्टिव होती है, रेडॉन एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस होती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोसेस इन विच फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इज कन्वर्ट इनटू कॉलोइडल स्टेट इज कॉल्ड। देखिए आपको यहाँ पर समझना है थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने कॉलोइडल सॉल्यूशन को लिया है, कॉलोइडल सॉल्यूशन को लिया है। अब इस कॉलोइडल सॉल्यूशन से जो इसमें पार्टिकल हैं, यदि ये डिपॉजिट हो जाते हैं, बॉटम में डिपॉजिट हो जाते हैं, कॉलोइडल पार्टिकल का बॉटम में प्रेसिपिटेट होना, ये प्रोसेस तो कहलाती है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं कोएगुलेशन। और अगर यही प्रोसेस रिवर्स हो जाए, मतलब जो प्रेसिपिटेट कॉलोइड पार्टिकल हैं ये अगर कॉलोइडल स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, जो प्रेसिपिटेट पार्टिकल हैं ये अगर कॉलोइडल स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है पेप्टीकरण बोलते हैं, पेप्टीकरण हिंदी में पेप्टीकरण, पेप्टीकरण। तो आपसे जो क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया है उसमें ये पूछा गया वह प्रक्रिया जिसमें ताज़ा बना हुआ अवक्षेप कॉलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है पेप्टीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? पेप्टीकरण। और इंग्लिश में इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेप्टाइजेशन हो जाएगा, पेप्टाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्कोपायराइट। कैल्कोपायराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2 कॉपर आयरन सल्फाइड। कॉपर आयरन सल्फाइड, कॉपर आयरन जो सल्फाइड होता है इसे कहते हैं कैल्कोपायराइट। इसका केमिकल नेम क्या है? कॉपर आयरन सल्फाइड। याद रखना, कॉपर आयरन सल्फाइड। कॉपर आयरन सल्फाइड को बोलते हैं कैल्कोपायराइट। वैसे इसको कॉपर पायराइट भी कहते हैं, याद रखना, कॉपर पायराइट भी इसका नेम है, कॉपर पायराइट। को कॉपर पायराइट के नाम से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो कॉपर पायराइट का फॉर्मूला आप बताओगे तो क्या बता दोगे? CuFeS2 बता दोगे। इसी को कैल्कोपायराइट कहते हैं। और इसका केमिकल नेम अगर पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे? कॉपर आयरन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद करना है, Z/M AQ × NA। इसमें आपको सिंबल याद रखना है, Z नंबर ऑफ एटम, M मास ऑफ यूनिट सेल, A एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल और Na एवोगाड्रोस नंबर है। तो ये सर आपको याद रखना है। आपसे केवल फॉर्मूला पूछा गया, आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर D इक्वल होता है Z/M AQ × NA। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उप सहसंयोजी यौगिक है। NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछी गई है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये एक उप सहसंयोजी यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दिया है NiCO4, इसमें याद रखना है ये सेंट्रल मेटल है और ये लिगेंड है। सेंट्रल मेटल के साथ डायरेक्ट अटैच रहते हैं लिगेंड। यहाँ पर आपको याद रखना है जो लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड जो होते हैं ये कैटायनिक भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। यहाँ पर CO जो लिगेंड है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका जो टोटल अपन चार्ज लिखेंगे यहाँ पर 0 लिखेंगे। देखिए निकेल का अपन को ऑक्सीडेशन संख्या कैलकुलेट करना है, X मान लेते हैं। CO का चार्ज कितना होगा 0, लेकिन कितने CO है 4, इक्वल हो जाएगा 0। तो यहाँ पर X इक्वल टोटल 0 आ गया। मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है निकेल का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या निकल के आ रही है, कितनी आ रही है 0। तो आपका आंसर हो जाएगा 0। थर्ड टाइप के क्वेश्चन है आंसर इन वन वर्ड। आपको आंसर देना है वन वर्ड में। पहला है राइट आर्हेनियस इक्वेशन। आपको आर्हेनियस समीकरण लिखना है। तो आर्हेनियस समीकरण ध्यान रखना, आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया था रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एंड टेम्परेचर के बिटवीन रिलेशन शो करने के लिए। रेट कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर, इन दोनों के बीच रिलेशन शो करने के लिए एक इक्वेशन दिया था जिसे आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन था K इक्वल AE -EA/RT। ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट, ये A फ्रीक्वेंसी फैक्टर आवृत्ति कारक है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। बट आपसे ओनली फार्मूला पूछा गया है तो आपको ओनली इतना ही लिखना है K इक्वल AE-EA/RT। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब कोलाइडल विलयन का आप शोधन किस विधि से करते हैं। तो इसका आंसर तो ध्यान रखना आपको डायलाइसिस है। डायलाइसिस होता है, डायलाइसिस मतलब अपोहन इसका आंसर है। अपोहन विधि से कोलाइडल विलयन का शोधन करते हैं। बट करते कैसे हैं, इसमें क्या है, एक अपन ध्यान रखना, सबसे पहले एक अपोहन बैग लेते हैं। इस बैग में कोलाइडल पार्टिकल्स को फिल करके अपन ने कंटेनर में लटका दिया। और कंटेनर में रहता है वाटर, पहले से फिल रहता है। यहाँ पर वाटर इन करने के लिए गैप रहता है, यहाँ पर आउट होने के लिए, मतलब यहाँ से अपन वाटर को प्रवेश कराते हैं, H2 को इसमें अंदर डालेंगे और यहाँ से H2 बाहर निकलेगा। तो इसमें क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल अपन इस बैग में लिए हुए हैं, ये यहाँ से इसमें जो इम्प्योरिटीज रहती हैं वो छन करके कहाँ जाती हैं, वाटर के अंदर आ जाती हैं। इम्प्योरिटीज डिजॉल्व होती हैं, डिजॉल्व इम्प्योरिटी इसमें डिफ्यूजन के थ्रू इसमें आ जाती हैं। तो इसमें आपको याद रखना है जो इम्प्योरिटीज वो पूरी वाटर के साथ आउट हो जाती हैं, बाहर हो जाती हैं, और उसका जो कोलाइडल सॉल्यूशन बचता है वो प्यूरीफाई हो जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को अपन डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस अपोहन विधि कहते हैं। तो आपको याद रखना है कोलाइडल विलयन के शोधन के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, अपोहन विधि का उपयोग करते हैं, डायलिसिस विधि का। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज मेट। मेट क्या होता है। मेट आपको याद रखना है क्यूप्रस सल्फाइड, CO2S एंड FeS का जो मिक्सर होता है, क्यूप्रस सल्फाइड और FeS फेरस सल्फाइड, इन दोनों के मिक्सर को मेट कहते हैं। ये ध्यान रखना है, जो आपको ब्लास्ट फर्नेस होता है, बात्या भट्टी होती है, उससे ध्यान रखना, उसमें बॉटम में एक मिक्सर डिपोजिट हो जाता है। जो मिक्सर होता है क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का, उसे मेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेट। कहाँ बनता है, ये ब्लास्ट फर्नेस में बनता है, ध्यान रखें, ब्लास्ट फर्नेस में। क्वेश्चन नंबर 4 राइट द नेम ऑफ प्रोटीन विच इज हेल्पफुल ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मतलब रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन सहायक होती है। इसका केवल आपको आंसर याद रखना है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ऐसी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का नाम याद रखना। फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। देखो ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है अपने ब्लड में प्रेजेंट होती है, ब्लड में पाई जाती है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। एक प्रोटीन और होती है, शायद आपने नाम सुना हो, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ऑक्सीजन के परिवहन में हेल्प करती है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन के परिवहन में हेल्प करती है। तो याद रखना फाइब्रिनोजन प्रोटीन का वर्क क्या है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का वर्क है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन का वर्क क्या है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द नेम ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की मोनोमर यूनिट क्या होती है। तो आपको याद रखना है अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनता है प्रोटीन। अमीनो एसिड मोनोमर यूनिट होती हैं, इसका जब पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो इसकी प्रोटीन की मोनोमर यूनिट क्या हो जाएगी, अमीनो एसिड। इसी तरह से यदि आपसे स्टार्च
और सेलुलोज की यार मोनोमर यूनिट पूछी जाती हैं, सेलुलोज की मोनोमर यूनिट पूछी जाती है तो आप क्या बताओगे? ग्लूकोज। इसी तरह से याद रखना, स्टार्च और सेलुलोज की मोनोमर यूनिट होती हैं ग्लूकोज। अमीनो एसिड किसकी मोनोमर यूनिट है? प्रोटीन की। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रोटीन की एक अलग इकाई क्या होती है, मोनोमर यूनिट क्या होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड हो जाएगा, अमीनो अम्ल हो जाएगा, अमीनो अम्ल। इसका आंसर होगा अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। देखिए 4 टाइप का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको दिया है NaCl। आपको इन पांचों में से ये देखना है NaCl से कौन सा ऑप्शन है जो कि मैच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या NaCl से स्टार्च मैच करेगा? नहीं। शॉर्ट की डिफेक्ट हो सकता है, और देख लेते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं। डेक्रॉन पॉलीमर। तो आपको याद रखना है NaCl एक शॉर्ट की डिफेक्ट का एग्जांपल है, मतलब शॉर्ट की डिफेक्ट में जो NaCl है उसमें शॉर्ट की डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। इसी तरह आपको याद रखना है AgCl में फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। AgCl में कौन सा डिफेक्ट होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए मैंने वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी एल्कलाइन मेटल हैलाइड होते हैं उन सभी में शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। तो NaCl में शॉर्ट की डिफेक्ट होगा और AgCl में फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। अब आपको याद रखना है नेचुरल पॉलीमर पूछा गया है, तो स्टार्च जो होता है एक नेचुरल पॉलीमर होता है, स्टार्च नेचुरल पॉलीमर होता है। नायलॉन एक पॉलीएमाइड टाइप का पॉलीमर होता है, नायलॉन एक पॉलीमर है जो कि पॉलीएमाइड टाइप का होता है। और टेरेलिन को अदर नेम में डेक्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्रॉन भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये सभी वर्ड याद रखना है। NaCl में शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, AgCl में फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, स्टार्च एक नेचुरल पॉलीमर है, नायलॉन 6 एमाइड पॉलीएमाइड टाइप का पॉलीमर है, और टेरेलिन को डेक्रॉन भी कहते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है।